तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि इस कहानी में एक बार कातिल पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद कातिल से पूछा गया कि तुमने कत्ल क्यों किया। कातिल ने अपनी वजह बताई। पुलिस वालों को लगा कि चलो अब कत्ल हुआ है और कातिल पकड़ लिया गया, तो पकड़ने के बाद अब कातिल से हमने वजह पूछ ली, उसके बाद फिर चार्जशीट बनाएंगे। लेकिन इसी दौरान फिर कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आई जिसके बाद जब पुलिस वालों ने फिर से ध्यान दिया तो पता चला कि कातिल तो वही है, लेकिन कत्ल की वजह जो है वो बड़ी अलग है। और यहीं से फिर कहानी इतनी पलट जाती है कि इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है नाथनगर, और इसी नाथनगर में बरारीपुर एक जगह है, और इसी बरारीपुर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था संतोष। संतोष कपड़ों का काम किया करता था, यानी कपड़ों को बुनता था और बुनने के बाद लोकल मार्केट में दुकानों पे बेचता था, ठीक ठाक पैसे कमाता था। संतोष के साथ उसका भांजा अभिषेक रहा करता था। दोनों मिलके साथ में काम किया करते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों तरक्की भी कर रहे थे, चूंकि अब ठंड का मौसम है और ठंड में तो ऐसे भी स्वेटर वगैरह की डिमांड ज़्यादा होती है। ठंड में लोग कपड़े भी ज़्यादा लेते हैं, तो फिर बुनकरों के ऊपर डिमांड ज़्यादा रहती है। तो बढ़िया धंधा चल रहा था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान 21 तारीख की बात है, वो भी इसी महीने की, यानी 21 दिसंबर साल 2025। 21 दिसंबर साल 2025 को अभिषेक अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद किसी काम से बाहर जाता है। इधर संतोष और परिवार के जो बाकी लोग हैं अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर लोगों ने कहना शुरू किया घर के कि आज सुबह से अभिषेक निकला और आया नहीं। आमतौर पे घरों में लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आज सुबह से न जाने कहाँ वो गायब है और आया नहीं, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। अब ये बात आसपास के लोगों को भी जब पता चली, उन्होंने भी कहा कि हाँ, आज सुबह सुबह अभिषेक पता नहीं कहाँ तैयार होके गया, उसके बाद दिख नहीं रहा। पत्नी ने फ़ोन किया तो फ़ोन उठा नहीं, और सामने से अभिषेक ने मैसेज किया कि मैं किसी काम से दूसरी जगह आया हूं और देर हो जाएगी। अब अभिषेक का मैसेज आ गया। आने के बाद पत्नी ने फिर फ़ोन कर दिया। इस बार अभिषेक फिर फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद थोड़ा सा नाराज़ होकर कहता है कि जब एक बार बता दिया कि मैं काम से बाहर हूं और लेट हो जाएगा तो बार बार क्यों फ़ोन कर रही हूँ। पत्नी जब आवाज़ सुनती है तो थोड़ा सा उसको सुकून आ जाता है कि भाई कहीं बाहर होंगे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया। रात में वो सो गई। अगले दिन सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो फिर से पत्नी और परिवार के बाकी लोगों ने फ़ोन किया। अब फ़ोन स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो परिवार वाले थोड़ा सा परेशान कि भाई कहाँ चले गए और फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। मामा संतोष को पता चला। संतोष को जब पता चला तो संतोष ने भी फ़ोन किया तो फ़ोन फिर स्विच ऑफ। अब पूरे परिवार में खलबली मच गई कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ, और कहाँ थे वो। पत्नी से पूछा गया कि क्या कोई जगह वगैरह उन्होंने बताई थी, तो पत्नी ने कहा कि नहीं, कोई जगह नहीं बताई थी। अब पूरा दिन लगभग इसी उधेड़बुन में लग गया कि आखिर वो कहाँ है, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है। मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्याल आ ही रहे थे। इसी दौरान अब दिमाग में आया कि चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। आसपास के लोगों ने भी सलाह दी कि भाई पुलिस कंप्लेन कर दो। इसके बाद ये लोग पुलिस वालों के पास जाते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि साहब जो अभिषेक है वो गायब है और उसको आप खोज दीजिए, चूँकि ऐसी ऐसी बात थी। रात को उससे बात हुई। बात होने के बाद अभिषेक ने बताया कि मैं बाहर हूँ। उसके बाद तब से फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद शुरुआत में उनको लगा कि यार एक आदमी जो अपने मन से बता रहा होगा मैं कहीं बाहर हूँ, उसके बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। नौजवान था अभिषेक, तो दिमाग में वही आया कि कहीं ऐसी जगह होगा जो परिवार वालों से वो ना शेयर करना चाहता हो। लिहाजा पुलिस वालों ने इस मामले को तुरंत उतनी गंभीरता से लिया नहीं। बात आई गई हो गई। 1-2 दिन और गुजर गया। इधर पूरा परिवार रो रो के बेहाल कि आखिर अभिषेक कहाँ गया। पूरा परिवार अभिषेक को खोज भी रहा है। 3-4 दिन गुजर गए। अब 3-4 दिन गुजरने के बाद जब कहीं से कुछ अता पता चला नहीं, फ़ोन कर करके ये लोग थक गए और फ़ोन कहीं लगा नहीं।
तो जो मामा संतोष था फिर से भाग के थाने जाता है और कहता है कि साहब आपको हमने कंप्लेन दी थी, आप कुछ कर नहीं रहे और ऐसा कैसे काम चलेगा। अब इस बार पुलिस वालों को लगा कि भाई मामला गंभीर है। उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जब जांच पड़ताल करनी शुरू की, इसी दौरान अभिषेक के मामा संतोष के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि तुम्हारे भांजे का कत्ल हो गया। अब ये शब्द जब संतोष सुनते हैं, सुनने के बाद बदहवास कि ये क्या है। उसके बाद फिर इन्होंने पूछा कि कहाँ, कैसे। इस पे उस आदमी ने एक जगह बताई। उसके बाद जब ये और डिटेल पूछने लगते हैं तो आदमी फ़ोन रख देता है। उसके बाद जब ये दोबारा फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये चीज़ जैसे ही संतोष सुनते हैं, सुनने के बाद फ़ौरन भाग के थाने जाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और पता चला कि फला जगह पे मेरे भांजे का कत्ल हो गया, आप चलें। पुलिस वाले भी जब ये बात सुनते हैं वो भी भागे भागे उस जगह पे जाते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पे एक धड़ पड़ा था जिसमें हाथ थे, न सर था न पैर था। जैसे ही धड़ को संतोष देखता है, रोते हुए फौरन कहता है कि साहब ये तो मेरे भांजे अभिषेक का है। उसके बाद तो फिर मानो काटो तो खून नहीं। जिस मामले को लोग हल्के में ले रहे थे कि कहीं गया होगा, आ जाएगा, उन्हें क्या पता था कि वहाँ पे तो कत्ल हो चुका है। अब पुलिस वाले भी शक्ते में आए। उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले ये पता करना शुरू किया कि किस नंबर से फ़ोन आया था। पुलिस वालों ने जब उस नंबर को तलाशना शुरू किया तो नंबर स्विच ऑफ, सिम बैटरी सब शायद निकाल दी गई थी। अब इसके बाद पुलिस वालों को भी लगा कि चलो भाई कोई आदमी होगा जो मदद करना चाह रहा हो, लेकिन पुलिस के सामने ना आना चाह रहा हो। उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर कत्ल किया किसने। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और पहली बार इस मामले में टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेते हैं। यानी ये जो क्राइम सीन है वहाँ पे कितने फ़ोन एक्टिव हैं, कितने सिम एक्टिव हैं, ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने चेक करनी शुरू की। जब चेक करनी शुरू की तो 2 से 3 सिम ऐसे थे जो वहाँ पे एक्टिव थे और उसमें से एक सिम वही था जिससे फ़ोन आया था। इसके बाद पुलिस वालों का माथा ठनका। पुलिस वालों ने उस सिम के बारे में पता किया। जब पता किया तो पता चला ये सिम किसी और का नहीं, इसी अभिषेक और इसी संतोष के घर पे काम करने वाले एक लड़के राधे का है। फिर क्या, पुलिस की टीम छापेमारी करती है। छापेमारी करने के बाद राधे को और उसके साथ मौके पे एक लड़का और था जिसका नाम था ऋतिक, दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ लेके थाने आती है। इधर इसके बारे में जब घर वालों को पता चला तो घर वाले, आसपास के तमाम लोग नाराज होकर पहुंच जाते हैं थाने, घेराव करते हैं। आसपास के तमाम थानों की फोर्स बुलाई जाती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इधर जो भीड़ है एकदम आक्रोशित, इधर पे पुलिस वाले इनसे पूछताछ शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले राधे और ऋतिक से पूछताछ शुरू करते हैं तो उस पूछताछ में राधे ने बताया कि उसका अभिषेक से झगड़ा हुआ था। अब पुलिस वालों ने पूछा कैसा झगड़ा। तब राधे ने बताया कि दरअसल राधे और ऋतिक दोनों के पास टोटो है, यानी जिसको ई रिक्शा कहा जाता है, और इसी ई रिक्शे के माध्यम से दोनों इस परिवार के लिए कभी रुई, कभी कपड़ा, कभी जो बाकी चीज़ें होती थी रॉ मटेरियल लाया करते थे। बिजनेस को अभिषेक और संतोष मिलकर देखा करते थे और राधे और ऋतिक दोनों संतोष और अभिषेक के अंदर काम किया करते थे। दोनों नौजवान थे, दोनों को अलग अलग शौक थी। राधे को शौक लगी कि एक फ़ोन ले लिया जाए। पैसे थे नहीं। राधे ने अभिषेक से कहा कि मुझे कुछ पैसे आप दे दो, मुझे एक फ़ोन लेना है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ, रील वगैरह देखा करूँगा और भी बाकी चीज़ें। अभिषेक ने कहा कि देखो मैं तुम्हें फ़ोन के लिए पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो किस्त पे तुमको फ़ोन दिलवा सकता हूँ। अब ये बात जब ऋतिक और राधे सुनता है तो कहता है कि ठीक है दिलवा दो। इसके बाद किस्त पे 20,000 रुपये का फ़ोन दिलवाया गया और 10,000 रुपये
अभिषेक राधे से ले लेता है किस्त बंधवाने के नाम पे। अब 10,000 रुपये वो ले लिया, बाकी बचे 10,000। किस्त धीरे धीरे चली रही थी। इसी दौरान कई महीने इन दोनों ने काम वाम भी किया, सैलरी मिली नहीं। जब सैलरी नहीं मिली तो फिर इन दोनों ने डिमांड की कि सैलरी दे दी जाए और 10,000 अगर आप दे दें तो हम फ़ोन की बाकी किस्त सबमिट कर दें, नहीं तो फालतू कर्जा बढ़ता चला जाएगा, 20 का 21-22 देना पड़ जाएगा। अब अभिषेक ने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद अभिषेक ने मना कर दिया और कहा कि अभी तो पैसे नहीं है। राधे ने कहा कि भैया कोई बात तो है नहीं, आपके यहाँ हम काम करते, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। अब इसी बात को लेके ऋतिक, राधे और अभिषेक के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दोनों अभिषेक को एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। ले जाने के बाद उसको मारते हैं और मारने के बाद इलेक्ट्रिक आरी से शरीर के टुकड़े करके नदी और नालों में फेंक देते हैं। अब ये तमाम कहानी जब इन दोनों ने सुनाई, पुलिस की टीम फौरन हरकत में आई। लोकल गोताखोरों को बुलाया गया। इन दोनों की निशानदेही पे फिर उस जगह पे लेके जाया जाता है। वहाँ से बॉडी के बाकी पार्ट्स बड़ी मुश्किल से बरामद किए जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद शरीर के टुकड़ों को परिवार वालों के हवाले किया जाता है। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को जोड़ के मतलब आसपास रख के फिर अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इतनी विभत्स घटना देखने के बाद पूरा परिवार, यहाँ तक कि जो मामा थे, इतना भड़क जाता है, कहता है कि इनको अब बाहर निकालो, हम इनको मारेंगे, पीटेंगे। पूरी पीएससी बटालियन वहाँ लगाई गई। उसके बाद भी आसपास के लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई 10,000 रुपये के लिए कत्ल करेगा नहीं। जो मामा संतोष था उसने भी कहा कि कोई 10,000 रुपये के लिए कत्ल नहीं करेगा, कोई और वजह है, कोई और शामिल होगा, पता कीजिए। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों को पता चली तब पुलिस वालों के जहन में भी एक सवाल आया कि यार 10,000 रुपये के लिए कोई इतना विभत्स कत्ल क्यों करेगा। लिहाजा पुलिस वालों ने अपने जांच पड़ताल का एंगल थोड़ा सा बदला और थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा कि क्या तुम दोनों ने ही किया तो कैसे किया। पूरा क्राइम सीन एस्टेब्लिश करवाने की कोशिश की गई और ये तमाम चीज़ें जब करवाने की कोशिश की गई तब इन दोनों के बयान थोड़े से लड़खड़ाने लगे। अब जब बयान लड़खड़ाने लगे तब पुलिस वालों को लगा कि भाई ये लड़खड़ा क्यों रहे। इसके बाद पुलिस वालों ने सख्ती की और जब सख्ती की तब इन्होंने जो कहानी बताई वो कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि सुनेंगे तो आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यहीं से कहानी पहुंच जाती 1 साल पहले। दरअसल जो मामा संतोष था वो पेशेवर साइबर अपराधी है। साइबर क्राइम करके इसने लाखों रुपए कमाए थे और ये जो कपड़ों के व्यापार का चोला था ये महज एक आडंबर था। बीच में एक बार ये तिहाड़ भी जा चुका था। ठीक ठाक इसने पैसे जब कमाए तो इसके अंदर व्यभिचार भी आए। अलग अलग लड़कियों से इसके संबंध, किसी को गर्लफ्रेंड, किसी को रखैल, उस हिसाब से ट्रीट करने लगा, लेकिन अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। इसी दौरान एक लड़की से इसका संबंध था और बदकिस्मती से वो लड़की अभिषेक की भी गर्लफ्रेंड थी। ये बात जैसे अभिषेक को पता चली, अभिषेक के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई साहब मेरा जो मामा ये लाखों रुपए कमाता है और मैं हजारों में ही खेल रहा हूं, तो मामा को ब्लैकमेल करने का वक्त आ गया। इसके बाद अभिषेक ने अपने मामा संतोष को कहा कि अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे और इतना प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो ये जो तुम्हारी आस्की चल रही है इसको तो मैं मामी को बता दूंगा और ये जो तुम साइबर क्राइम कर रहे हो इसको मैं पुलिस को बता दूंगा। अब ये बात जब संतोष सुनता है तो पहले तो समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ऐसे मत करो, लेकिन जब अभिषेक नहीं मानता तब संतोष ने खतरनाक प्लान बनाया। प्लान के तहत इसने 3 लोगों को शामिल किया। ये तीनों इसी के यहाँ काम करते थे। एक का नाम आयुष, एक का नाम ऋतिक, एक का नाम राधे। तीनों को पैसे देता है और कहता है कि अभिषेक को मार दो, लेकिन कुछ भी हो जाए गलती से भी मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। इसके बाद ये तीनों प्लान बनाते हैं और इस प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो संतोष यानी मामा खुद था। प्लान के तहत आयुष, ऋतिक और राधे अभिषेक को एक जगह बुलाते हैं और बुलाने के बाद कोई पैसे वैसे का भी बात तो था नहीं, चूंकि दोनों ने झूठ बोला था। दोनों पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद फिर इधर से ये गाइड करता रहता है और इसी पार्टी के दौरान इसने फ़ोन करके कहा था अपने भांजे अभिषेक से कि तुम्हारी बीवी अगर फ़ोन करे तो उसको बता देना कि बाहर हूँ, नहीं तो बार बार फ़ोन करेगी, फिर मुझ पर भी डाउट होगा। अभिषेक को क्या पता कि उसके कत्ल का प्लान है।
फोन आया, आपसे एक ने इतना बोल दिया, यानी अब कई घंटों की मोहलत थी। इसके बाद ये तीनों एक सुनसान जगह पे लेके अभिषेक को जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए लड़की की भी व्यवस्था की गई है। अभिषेक वहां पे जाता है और जैसे उस घर में दाखिल होता है फौरन ये लोग उसकी जांघ में गोली मार देते हैं और निशाना इतना सटीक कि जांघ की जो हड्डी थी वो डैमेज हो गई। उसके बाद हाथ पांव को नायलॉन की रस्सी से बांध के मुंह में कपड़ा ठूंस के उसको रात भर वहीं छोड़ देते हैं। रात भर उसको छोड़ दिया, शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकलता चला गया। मरणासन अवस्था में सुबह तक वो पड़ा रहा। सुबह संतोष ने फोन किया। फोन करके संतोष ने आयुष, ऋतिक और राधे को बताया कि एक काम करो, मार्केट जाओ और वहां से इलेक्ट्रिकल आरी ले लो। इसके बाद ये लोग चैनसॉ वाली आरी लेते हैं, उसको लाया जाता है, उससे फिर गला काटा जाता है। गला काट के अलग किया गया और काटने वाली जगह पे और जहां गोली मारी गई थी वहां पे एक गड्ढा किया गया था कि गड्ढे में ही सारा खून इकट्ठा हो जाएगा और बाद में ऊपर से मिट्टी डाल देंगे ताकि कभी भी क्राइम सीन का कुछ पता ना चले। इतना करने के बाद ये लोग शरीर के टुकड़े करना शुरू करते हैं। 21 तारीख को अभिषेक गायब था। 22 तारीख की सुबह अभिषेक का कत्ल हुआ। उसके बाद 23-24 तारीख तक बाकायदा शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद लाशों को अलग अलग जगहों पे फेंका जाता है, टुकड़ों को क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि वहां कोई सबूत ना मिले। लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। संतोष को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले मुझ पर डाउट कर रहे हो। इस वजह से संतोष कुछ ज्यादा ही ओवर इन्वॉल्व हो गया। यानी सर, मुझे एक फोन आया था, किसी ने मुझे बताया था और इसमें एक आदमी शामिल नहीं हो सकता, कई लोग शामिल होंगे। ये तमाम बयान जब संतोष देने लगा तो पुलिस वालों को तो यकीन हो गया कि भाई संतोष बड़ा परेशान है अपने भांजे को लेके। लेकिन इसी बयान के चक्कर में पुलिस वालों के ऊपर दबाव भी पड़ गया। नहीं तो पुलिस वाले अच्छा खासा ये 10,000 वाले मामले में ऋतिक और राधे को अंदर करते। ऋतिक राधे को ठीक ठाक पैसा मिला था तो ये लोग अपना मुंह खोल नहीं रहे थे और मामला यही रफा दफा हो जाता। लेकिन ज़्यादा समझदारी ने ही जो मामा संतोष को इतना उत्साहित कर दिया कि बोलने को मजबूरी हो गया बंदा। और जब बोलने लगा तो फिर क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो इस समय ये कहानी जब निकल के सामने आई तो तमाम लोग आज हैरान हैं कि आखिर अवैध संबंध, गैरकानूनी पैसा और साथ ही ब्लैकमेलिंग, इसमें एक मामा ने ही अपने भांजे को मार दिया। और एक भांजा भी कितना खराब कि अपने मामा को ही ब्लैकमेल कर रहा था जबकि खुद शादीशुदा। तो किसकी गलती की जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।